Wildlife for India and Canon team for giving me an opportunity, because it is always pleasure to talk to people. Now when to underexpose, जब बैकग्राउंड आपके डार्क होते हैं, आपको सब्जेक्ट है धूप में खड़ा है और बैकग्राउंड जो है वो छांव में है, यू हैव टू अंडर एक्सपोज. बिकॉज अगर डार्क एरिया से लाइट आ रहा है तो कैमरे को लगेगा लाइट है ही नहीं, यू ट्राई टू ओवर एक्सपोज योर इमेज. तो व्हेन सब्जेक्ट इज ब्राइट, अंडर एक्सपोज लाइक दिस. मुझे सिलआउट चाहिए था, सिलआउट सबको पता है ना. व्हेन वी ओनली सी द आउटलाइन ऑफ द सब्जेक्ट वी कॉल इट सिलआउट्स. तो सिलआउट जो है तभी भी आपको जनरली अंडर एक्सपोज करना है इमेजेस को. सो वी अंडरस्टैंड नाउ कब ओवर एक्सपोज करना है, कब अंडर एक्सपोज करना है, कब जीरो पे एक्सपोज करना है. देन कम्स टू मीटरिंग मोड्स. अब कैमरा अलग अलग मीटरिंग मोड्स देता है, जिसमें से एक है इवेल्युएटिव. इवेल्युएटिव मीटरिंग मतलब कैमरा सेंटर के एरिया को या सब्जेक्ट के एरिया को डिटेक्ट करके, अभी की बात कर रहा हूं मिररलेस की, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है अभी कैमरे की सिस्टम को, उसको डिटेक्ट करके उसके आसपास एक्सपोज करने की ट्राई करता है. प्लस मिरर लेंस में, पर्टिकुलरली मैं कैनन की इसके लिए बात कर रहा हूं बिकॉज दैट आई यूज इट. इवेल्युएटिव मीटरिंग में, इवेल्युएटिव मीटरिंग इज लिंक्ड विथ योर फोकस पॉइंट. प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर. तो इवेल्युएटिव मीटरिंग में जहां पे आपका फोकस पॉइंट रहता है, उस एरिया की लाइट को वो अच्छे से रीड करता है. दैट इज वो इवेल्युएट करता है कि भाई सब्जेक्ट क्या है, उसमें कहां से मुझे, बट यू हैव टू टर्न, यू कैन टर्न इट ऑन एंड टर्न इट ऑफ. ये जो फोकस लिंक्ड मीटरिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, कि जहां पे फोकस पॉइंट है उस जगह से वो लाइट रीड कर रहा है. इवेल्युएटिव मीटरिंग टॉकिंग अबाउट मिररलेस, बिकॉज डीएसएलआर में अलग था. ओके, डीएसएलआर का सिस्टम अलग था. मिररलेस में जहां पे फोकस पॉइंट है वहां से इवेल्युएटिव मीटरिंग उसको लिंक करता है. ठीक है, 1DS में स्पॉट मीटरिंग के साथ में था, अभी उन्होंने चेंज करके उसको इवेल्युएटिव पे रख दिया. एग्जैक्टली. तो पहले 1DX वगैरह में थे और वो भी हाई एंड कैमरा में थे, लोअर एंड कैमरा में शायद वो नहीं था तब. तो हमें फोकस लॉक और एक्सपोजर लॉक करके करना पड़ता था काम, जो अभी इवेल्युएटिव मोड में यू डोंट हैव टू यूज योर एक्सपोजर लॉक, यू जस्ट हैव टू वर्क विथ योर इवेल्युएटिव मीटरिंग, यू विल कीप योर जॉब इजी. देन स्पॉट मीटरिंग. स्पॉट मीटरिंग मतलब सेंटर के ओनली 3% एरिया से वो लाइट को रीड करेगा. मेक सेंस? सेंटर के 3% एरिया से, इफ दिस इज माय सब्जेक्ट, वो सिर्फ यहीं से लाइट को रीड कर रहा है तो मेरा सब्जेक्ट ठीक से एक्सपोज हो जाएगा. एंड इन दैट केस मुझे अंडर ओवर करने की जरूरत पड़ेगी? फिर नहीं पड़ेगी. इफ आई एम यूजिंग स्पॉट मीटरिंग सेंटर के ओनली 3% एरिया से. बट इसके कुछ, अगर आप स्पॉट मीटरिंग यूज करते हो ना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इफ यू आर टेकिंग अ पोर्ट्रेट और किसी का बियर्ड ब्लैक कलर का है तो इमेज को ओवर एक्सपोज कर देता है, या किसी ने ब्लैक शर्ट पहना है तो भी इमेज को ओवर एक्सपोज कर देता है. बिकॉज अगर सेंटर में वो जगह से लाइट ले रहा है तो उसको लगेगा कि ब्लैक कलर है मतलब लाइट है ही नहीं. यू ट्राई टू इन getting in the process of getting more light, it will slow down your shutter speed. तो स्पॉट मीटरिंग देख के कि आप कहां से लाए. सबसे ज्यादा दिक्कत होती है स्पॉट मीटरिंग ज़ेब्रा की फोटोज में. ब्लैक एंड व्हाइट पे जब आप शूट करते हो तो अगर ब्लैक पे स्पॉट है, ओवर एक्सपोज इमेज आएगा. कॉन्ट्रास्ट पैटर्न, जिसके नाम के आगे पाइड लगा है ना, उसको एक्सपोज करना मुश्किल है. पाइड किंगफिशर, पाइड एवोसेट, जहां पे ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स है, उस जगह पे स्पॉट मीटरिंग को संभाल के जनरली एक्सपोज फॉर द ब्राइटर एरिया. इन स्पॉट मीटरिंग एक्सपोज योर इमेज फॉर द ब्राइटर एरिया. देन आता है पार्शियल वेटेड मीटरिंग. पार्शियल मतलब वो जो आपका फ्रेम है उसके 35 से 45% एरिया से लाइट को रीड कर रहा है. नॉट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल स्पॉट बट सेंटर का 35-40% एरिया. अब किसी कैमरे में वो 60% है, किसी कैमरा मॉडल में, किसी कैमरा मॉडल में 45% है. इट डिपेंड्स ऑन ब्रांड एंड द कैमरा मॉडल्स. ठीक है, पार्शियल मीटरिंग.
एंड पार्शियली वेटेड मीटरिंग अलग तरीके से भी काम करता है कंपेयर टू इवेल्युएटिव एंड स्पॉट मीटरिंग, ठीक है। वो एक स्क्वायर भी बनाता है जहां से वो ज्यादा लाइट को वो कंपोजिशन पॉइंट जो होते हैं हमारे, वहां से भी लाइट को रीड करता है, इसीलिए 60 to 45% माना जाता है। देन सेंटर वेटेड एवरेज, जब आप लैंडस्केप करते हो, जब आप वाइडर पर्सपेक्टिव फोटोज लेते हो, जब आपका एंगल ऑफ व्यू इज लार्ज, जनरली यू नीड लाइट। जैसे कि लायन यहां पे बैठा है, इट वॉज रोरिंग लायन इन तंजानिया, बट मेरे लिए ये सभी एक्सपोजर इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये खींचा गया नहीं है सेंटर वेटेड पे, ये तो मैंने इवेल्युएटिव पे ही खींचा है, बट इज एन आइडियल सिचुएशन where you should go for center weighted average. Make sense, guys? Any doubt in that? ठीक. Then depth of field, aperture value पे डिपेंड करता है आपका। अगर अपर्चर ओपन है तो बैकग्राउंड ज्यादा ब्लर होगा, मेक सेंस। अगर फोकल लेंथ ज्यादा है, अगर आपका फोकल लेंथ ज्यादा है, 200 पे डेप्थ कम मिलेगा, 800 पे डेप्थ ज्यादा मिलेगा, मतलब बैकग्राउंड ज्यादा ब्लर होगा। 300 2.8 पे ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर होगा कंपेयर टू 300 f4, करेक्ट। तो फिजिकल साइज जो है अपर्चर का, वैसे बहुत लंबा चौड़ा फिजिक्स नहीं है, फोकल लेंथ जितना है उससे जो आपका अपर्चर वैल्यू है उसको डिवाइड करोगे तो आपको फिजिकल वैल्यू मिलेगा अपर्चर का मिलीमीटर में। 300 को 2.8 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो कुछ आई गेस 130-140 mm, आई डोंट रिमेंबर, बट इतना कुछ आएगा। दैट इज एक्चुअल फिजिकल साइज ऑफ योर अपर्चर। और f4 पे चले जाएंगे वो 100 के नीचे आ जाएगा। सो 2.8 से f4 पे जाते लाइट कैप्चरिंग कैपेसिटी आधा हो जाता है, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ फील्ड अपर्चर वैल्यू पे डिपेंड करता है। सेकंड फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। थर्ड फोकल डिस्टेंस, मैं जितना नजदीक से फोटो खींचूंगा बैकग्राउंड उतना ज्यादा ब्लर जाएगा, जितना दूर से फोटो खींचूंगा बैकग्राउंड में डेप्थ बढ़ता जाएगा। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बैकग्राउंड एंड द सब्जेक्ट, अगर दो लोग एकदम आगे पीछे खड़े हैं तो दोनों, मतलब वो बंदा, पीछे वाला बंदा एकदम ब्लर नहीं होगा, बट वो बहुत दूर खड़ा है वो ज्यादा ब्लर हो जाएगा। सब्जेक्ट एंड द बैकग्राउंड, सो दीज आर द 4 पैरामीटर जनरली वी थिंक। और कभी कभी क्या होता है कि व्हेन वी आर इन द फॉरेस्ट, हम फोकल लेंथ डिसाइड कर लेते हैं इफ देयर इज अ टाइगर और अ लायन, इफ इट ऑल इट इज पॉसिबल, जो बहुत मुश्किल है बिकॉज पूरी बारात होती है आपके साथ, तो बहुत मुश्किल है कि आप, बट अगर पॉसिबल है तो हम लोग बोलते हैं मुझे 400 पे रुक दो, मुझे 300-400 की फोकल लेंथ पे फोटो अच्छे लगते हैं, बिकॉज डेप्थ बहुत अच्छा मिलता है, बैकग्राउंड का ब्लरिंग बहुत अच्छा आता है। रादर देन शूटिंग एट 600 mm और 800 mm, I always prefer to shoot mammals between 300 to 400, because नहीं तो क्या होता है कि हम लोग जनरली भी फोकस ऑन द आई, तो टेल ब्लर चला जाता है 600 पे, पर 300-400 पे जो डेप्थ का जो ग्रेजुअल ग्रोथ है वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। सो फॉर मैमल आई शूट फ्रॉम 300 to 400 mm रादर देन यूजिंग 600 mm। तो उसके हिसाब से हम जिप्सी ड्राइवर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई यहां पे रोक दो, भले लोगों को आगे जाना है तो जाओ, मुझे 400 से फोटो खींचनी है, ऐसा। 300 2.8 जो बात की हम लोगों ने, उससे बेहतर डेप्थ मुझे नहीं लगता कि और कोई दे सकता है फॉर मैमल फोटोग्राफी। डेप्थ ऑफ फील्ड, सी, अब अपर्चर वैल्यू और फोकल डिस्टेंस और फोकल प्लेन का जो आपका कैलकुलेशन है वो हम लोग जनरली नहीं सोचते हैं, आई नो, बट जितना आप एक्सपीरियंस आप बढ़ते जाओगे आपको समझ में आएगा कि मुझे इसकी कितनी डेफिनेशन चाहिए इस सब्जेक्ट की, उसके हिसाब से आप फोकल, आप कितना mm पे शूट कर रहे हो और कितने अपर्चर पे शूट कर रहे हो, वो अंडरस्टैंडिंग हम लेके आते हैं। जैसे यहाँ पे दिस पर्पसफुली थोड़ा ड्रामा क्रिएट करने के लिए आई फोकस ऑन द सब्जेक्ट विच वाज देयर, करेक्ट। दिस इज मसाई जिराफ and the Masai guy is walking in Masai Mara. मसाई जिराफ खड़ा है, मसाई आदमी खड़ा है मसाई मारा में। But I wanted to show or portray the person who is fearlessly walking
इन द मारा ग्राउंड्स, तो आप समझिए कि अगर मैं इसको फोकस करता तो ये मेरे नजदीक है, तो इतना ब्लर कर देता कि पता ही नहीं चलता यहां पे क्या है। एंड यहां पे मेरा सब्जेक्ट है द मसाई मैन हु इज वॉकिंग इन द ग्रासलैंड एंड नॉट द ग्रासलैंड और द जिराफ। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट दिस स्टोरी। देखो फोटोग्राफी में, फिल्म मेकिंग में स्टोरी कैप्चर करना बहुत जरूरी है। से फॉर एग्जाम्पल एक बहुत फेमस कोट है कि कैट सिटिंग ऑन अ मैट इज नॉट अ स्टोरी, बराबर, बट कैट सिटिंग ऑन अनदर कैट्स मैट इज अ स्टोरी। सो योर जॉब इज टू पोर्ट्रे कि ये बिल्ली किसी और की मैट पे बैठी है, एंड दैट इज द स्टोरी। और जब जर्नलिज्म की बात करते हैं, जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं, तो आपका जो प्रेजेंटेशन होता है, अगर मैं ये बोलूं कि गाजा में एक मिसाइल गिरी और 10,000 लोग मर गए, इट्स अ स्टैटिस्टिक, इट्स अ डाटा। वी जनरली डोंट कनेक्ट इमोशनली विद द डाटा और स्टैटिस्टिक्स। when नंबर आता है तो वी डोंट कनेक्ट टू दैट। सो if I say that there was a little girl, 10-year-old child, her name was Zoel. Zoel was walking towards her school and missile hit her school and Zoya died. Now, भले 10,000 लोग मरे हैं, now you are emotionally connected to the character and that is how we build the story. आप सब लोगों को वो फेमस केविन कार्टर का इमेज पता है ना? When the child is about to die and the vulture is waiting. पूरे सुदान में खराब हालत थी, but we connected to that one image. So that is how we build the story and character. So here अगर मैं जिराफ का पोर्ट्रेट ले लेता तो कोई अवार्ड विनिंग फोटो तो है नहीं. It will be a nice portrait of giraffe. But when I say Masai man walking in Masai Mara against Masai giraffe, it has something to talk about. And that is why depth of field is very important, and that is why 99% of the images which are being clicked in wildlife from me is on aperture priority mode. Correct, guys? Now, I closed my aperture. I hope you can see the giraffe here, right? Again, Masai giraffe in Masai Mara hi hai. But it's a nice landscape. इसमें the sense of scale is there. The giraffe is such a huge animal. ठीक है? यहाँ पे we portrait as to give an idea of sense of scale, और डेप्थ का भी आइडिया नहीं दे रहे हम लोग किसी को. इट लुक्स लाइक अ नाइस फ्लैट प्लेन, बट वो ऐसे पूरा मैदान था ऐसे, एंड देन पीछे एलिवेटेड था. बट आई केप्ट माई अपर्चर एट 16 एंड दिस इज विद 600 mm. सो ये पूरा ब्लर नहीं हुआ, बट इफेक्टिवली काफी शार्प है. तो सेंस ऑफ स्केल डेवलप करने के लिए आई क्लोज्ड माई अपर्चर एंड कैप्चर्ड दिस इमेज, एंड एवरीथिंग लुक्स इन फोकस, एंड इट लुक्स लाइक अ कैनवस पेंट. इसके लिए सेंस ऑफ स्केल डेवलप करने के लिए यू क्लोज योर अपर्चर टू इंक्रीज योर डेप्थ ऑफ फील्ड. हाँ, ये मार्च का है फोटो. तो मार्च में थोड़ा बारिश शुरू हो जाता है ऑलरेडी तांजानिया में. ओके नहीं, वो इमेज तांजानिया का था, बट मारा ग्रासलैंड ही था, तो it was just on the like edge of Tanzania and Kenya. Okay, now हम सब लोग जब भी जूम लेंस यूज करते हैं तो वी हैव अ टेंडेंसी खटाक करके सीधा मैक्सिमम फोकल लेंथ पे ही रुकता है. कुछ भी दिखा ना पूरा घुमाने का एंड तक. ठीक है, निकल सकता है तो निकाल के देखें हम लोग. बट वी हैव अ टेंडेंसी टू यूज अवर लेंसेज एट मैक्सिमम focal length. But I generally do, what I do and I suggest to do, I always start with the habitat shot. अगर आपको किसी मैगजीन के लिए काम करना है, अगर आपको स्टोरीज क्रिएट करना है, तो आपको हैबिटाट चाहिए. अगर मुझे बॉम्बे दिखाना है फिल्म में, तो मैं सीन कहां से शुरू करूंगा? हाँ, कबूतर उड़ रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया से,
तो मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई ये बॉम्बे है, फिर सीधा कट टू घर के अंदर दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, मतलब हमको बता दिया कि भाई आप बॉम्बे में हैं। इसी तरह से व्हेन यू क्रिएट अ स्टोरी, हैबिटेट शॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास लैंडस्केप नहीं है उस जगह का, खाली पोर्ट्रेट्स है, वो स्टोरी में काम नहीं लगेगा। सो इसीलिए आई जनरली शूट लाइक दिस इज ए 100 millimeter shot, then 200, 300, 400 and then lens change किया 600, right? So जब आप स्टोरी क्रिएट करते हो तब हैबिटेट शॉट से शुरू करो, rather than starting from 600 mm, we should start shooting from 100 mm. और देखो याद रखना है सब लोगों को कि यू शुड नो द पर्पस। अगर आप एनिमल के प्यार में हो, जैसे कि मैंने एक बार, मेरा सेवियर्स करके मैगजीन चल रहा था पहले, उसका एक बहुत पॉपुलर स्टोरी हम लोगों ने किया था अबाउट हाइना। तो मेरे साथ में कल्याण वॉज वर्किंग विथ मी, ही वॉज वर्किंग शूटिंग फॉर बीबीसी, आई वॉज शूटिंग फॉर सेवियर्स, ही वॉज डूइंग फिल्म, आई वॉज डूइंग फोटो स्टोरी। तो हम सब लोग पहले दिन जब निकले, एवरीबडी वॉज आउट विथ अ स्मॉल लेंस, बिकॉज हमें लैंडस्केप दिखाना था उस जगह का कि हाइना के अलावा और क्या क्या है, बिकॉज वहीं से स्टोरी शुरू होता है। एंड देन ग्रेजुअली हम लोगों ने हाइना को अप्रोच करके नजदीक गए। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो ऑलवेज रिमेंबर टू टेक अ हैबिटेट शॉट और व्हाट वी कॉल एन एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट। ये जो है, दिस इज एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट। हैबिटेट शॉट मतलब उस जगह का लैंडस्केप दिखेगा, एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट मतलब वो किस तरह के लोकेशन में बैठता होगा, सोता होगा, वैसा, राइट? एंड देन द पोर्ट्रेट, लाइक यू सी टाइग्रेस, लायनेस स्लीपिंग ऑन द ट्री. So this is my first composition, and these images looks fantastic on prints. हम लोग है ना हर एक चीज को वो छोटी स्क्रीन में देखने के लिए अभी हम लोग यूज टू हो चुके हैं, बट गाइस जब बड़ी प्रिंट करते हैं ना तो हैबिटेट शॉट लुक्स मैजेस्टिक. सो दिस इज द फर्स्ट शॉट, सेकेंड एंड थर्ड. आई हैव अ क्लोजअप ऑफ दिस ऑल्सो, बिकॉज वो हमेशा सोते रहते हैं, यू कैन अप्रोच देम. तो जब आप फॉरेस्ट में हो, व्हेन यू अप्रोच द एनिमल, जिप्सी को पहले जहां से एनिमल दिखा ना वहां से रुका के एक शॉट ले लो, देन थोड़ा सा आगे जाओ, देन थोड़ा सा आगे जाओ, जो फोकल लेंथ अवेलेबल है उस फोकल लेंथ का इस्तेमाल करो. दिस इमेज इज, अगर किसी को मैगजीन के लिए कंजर्वेशन फोटोग्राफी करना है, एजुकेशनल फोटोग्राफी करनी है, स्टोरी करनी है किसी भी चीज की, इसी माइंडसेट से काम करना पड़ेगा. खाली पोर्ट्रेट्स करने डजंट मैटर. फिर देन यूज डिफरेंट शटर स्पीड टू क्रिएट ड्रामा. स्लो शटर स्पीड, विल्डर बीस्ट, सबको पता है ना विल्डर बीस्ट. विल्डर बीस्ट उनका लाइफ ही दौड़ना है. विल्डर बीस्ट आर ऑलवेज रनिंग. तो सेंस ऑफ मोशन क्रिएट करना है. व्हेन दे आर रनिंग एंड व्हेन दे रन, लिटरली आपको ऐसा लगता है कि ये 1.5-2 रिक्टर स्केल पे भूकंप आ रहा है, बिकॉज कभी कभी 1 से 1.5 लाख साथ में भागते हैं. 1 से 1.5 लाख जो मूवी में दिखा है ऐसा हो सकता है. 50-60 हजार का झुंड तो हम लोगों ने भी देखा हुआ है. सो व्हेन दे रन दे गो मैड. और जब मारा रिवर क्रॉस करते देर आर क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल से बच गए तो देर आर लायंस वेटिंग, लायन से बच के तो फॉरेस्ट में लेपर्ड्स बैठे हैं, तो अगर वो दौड़ेंगे नहीं तो मर जाएंगे. तो विल्डर बीस्ट की जिंदगी है दौड़ना. एंड दे ऑलवेज चेज द रेन. जहां जहां पे बारिश होती है उस तरह से वो ग्राउंड में अपना माइग्रेशन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं द ग्रेट माइग्रेशन, वन ऑफ द लार्जेस्ट माइग्रेशन ऑफ आवर प्लैनेट. तो वो जब भागते हैं तो मुझे सेंस ऑफ मोशन क्रिएट करना था. वो शार्प पिक्चर में उतना नहीं होगा जितना स्लो में होगा. सी, इट लिटरली लुक्स लाइक अ मैड बुल रनिंग इन द ग्रासलैंड. सो समटाइम्स वी यूज स्लोअर शटर स्पीड. ओके. देन व्हाइट बैलेंस. ये इमेज ठीक लग रहा है सबको? रफली, ग्रॉसली ठीक लग रहा है एटलीस्ट? ठीक है. अब हम लोग है ना ज्यादातर चीजें जब देखते हैं, जैसे कि अगर हम लोग इस रूम के भी बात करें, कैन आई से दिस इज वार्म व्हाइट?
there's a warmth, करेक्ट? बट मुझे यहां पे फोटो खींचनी है कि जब ये दीवारें व्हाइट दिखनी चाहिए, तो कुछ चेंज करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट वी कॉल द व्हाइट बैलेंस. आई एम जस्ट टेकिंग यू देयर. इसमें आपको किसी को भी हल्की सी ग्रीन कास्ट दिखती है? नहीं दिखती है ना? इसमें ब्लू कास्ट दिखी? ब्लू कास्ट है, ठीक है. एंड दिस इज एक्चुअली द राइट कास्ट रिमूवल के बाद. नाउ जब तक हम लोग कंपेयर नहीं करते हैं, व्हाइट बैलेंस दिमाग में नहीं जाता है. इफ यू सी 3 इमेजेस टुगेदर, नाउ कैन यू सी येलो कास्ट हियर? ब्लू तो दिख रही थी, बट अभी इसमें येलो दिख रही है. एलिफेंट को देखेंगे, येलो है ना कास्ट. दिस इज द नेचुरल कलर. अब बहुत सारे लोगों को व्हाइट बैलेंस को लेकर थोड़ी दिक्कतें हैं. पीपल थिंक यार हम लोग पोस्ट प्रोसेसिंग में देख लेंगे, अभी ऑटो पे खींच लो. अब कोई इमेज जो आपने 2 साल पहले खींची है किसी और कंट्री में, जिसका सीजन हार्डली पता है हम लोगों को, उसका कास्ट याद रहेगा आपको? कैन यू मेमोराइज? कैन यू मेमोराइज द कास्ट? नहीं. एंड इसी वजह से बहुत समय जब हम लोग लोगों के फोटोज देखते हैं, हमें लगता है यार इसमें ये कास्ट गलत है. रीजन, वी जनरली शूट एट राइट केल्विन सेटिंग इन द फील्ड इटसेल्फ. और फ्रीक्वेंटली सेटिंग मेन्यू होता है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक मेन्यू. जो फ्रीक्वेंटली यूज आपका सेटिंग है, आप उसको उस मेन्यू में डाल दो, और उस मेन्यू में आप उतने ही सेटिंग्स रखो जो आपको बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ती है. इन फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेन्यू में आई ऑलवेज कीप व्हाइट बैलेंस. एंड विद द लेंसेज, अभी जो मिररलेस के लेंसेज हैं, जैसे 150 500 है, 200 800 है, 600 f4, 400 2.8, 300 100 300 2.8. इट हैज गॉट अ रिंग ऑन द लेंस जिसको आप असाइन कर सकते हो वॉट एवर यू वॉन्ट. आई कीप दैट रिंग टू व्हाइट बैलेंस. बिकॉज क्या होता है, इस तरफ सनलाइट है, मेरा व्हाइट बैलेंस अलग है. इस तरफ अगेंस्ट सनलाइट है, माई व्हाइट बैलेंस विल बी डिफरेंट. सो व्हाइट बैलेंस and exposure are two frequently used setting for me, so I have a short key for that, and that is what we call the customization of your camera. पहले कुछ ही बटन्स को कर सकते थे कस्टमाइज, अभी हम लोग बहुत सारे बटन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं. लेंस में भी अभी 2 या 3 होते हैं शायद, तीनों को आप अलग अलग एक्सपोजर मीट, मतलब आप उसको जो सेटिंग के साथ अटैच करना चाहें आप उसको असाइन कर सकते हो. फोकस लॉक